हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे ये लेक्चर डीके गोयल जी की बुक और एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड होते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर टॉपिक को मैं इस हिसाब से समझाऊं कि वो आपके 11वीं क्लास के कोर्स के हिसाब से हो। ज़्यादा चीज़ भी समझाना यानी कि उलझाना है, दिमाग को उलझाना है। तो जीएसटी के बारे में इसमें एनसीईआरटी की बुक में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। केवल जनरल एंट्रीज का जो ये चैप्टर है, उसके मेरे पास इसका 2017 का एडिशन है एनसीईआरटी का। इसके पेज नंबर 70 और 71 और 72 पर, 70 और 71 पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जनरल एंट्री के, जिसमें जीएसटी पर बेस्ड हैं ये। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। हाँ, लेकिन डीके गोयल जी की जो बुक है मेरे पास, उसका 2022 का एडिशन है, जिसके पेज नंबर 2.10 में वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में 3-4 लाइन के कुछ समझा रखा है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये लेक्चर तैयार किया है इस हिसाब से जीएसटी के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो, उसके बारे में आपको जनरल एंट्रीज करनी आ जाए। हाँ, लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं आपको जीएसटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझाऊंगी, क्या होता है जीएसटी, थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी समझाऊंगी, और इतना समझाऊंगी कि जो आपकी 11वीं के कोर्स के हिसाब से लेक्चर तैयार किया है। क्योंकि बच्चों, एक स्विमिंग पूल में तैरना और एक समुंदर में गोता लगाना, तो हमें इतना ही तैरना सीखना है जितना हम स्विमिंग पूल में तैर सके। क्योंकि हमारी जो ये 11वीं की क्लास है वो क्या है, एक स्विमिंग पूल है। तो तैराकी हमने उतनी ही सीखनी है जितनी स्विमिंग पूल में तैरा जा सके। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं क्लास विद। तो बच्चों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वन नेशन वन टैक्स की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक देश एक कर की अवधारणा पर ये जीएसटी आधारित है। ठीक है, तो पहले लेकिन हम देखेंगे ये टैक्स क्या होता है। व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट बाय पब्लिक टू द गवर्नमेंट। यानी कि कर क्या है? कर एक सरकार द्वारा पब्लिक से, प्रजा से लिया गया एक कंपल्सरी पेमेंट है, जबरन की गई वसूली। जबरन मतलब कोई भी पब्लिक, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। हर व्यक्ति, हर संस्था टैक्स से किसी भी तरह से बचना चाहती। लेकिन गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को जब अपना खर्चा चलाना है, तो जो रेवेन्यू एकत्र करती है उसका बहुत बड़ा पार्ट कहाँ से आता है? टैक्सेशन से आता है। टैक्स से ही कलेक्ट होता है। और ये टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी का नहीं है, बहुत ही पुराना पुराना आदिकाल से, बहुत पुराने समय से ये टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट, कर का कॉन्सेप्ट जो है चला आ रहा है। पुराने जमाने में राजा महाराजा वो लोग भी क्या करते थे? पब्लिक से, अपनी प्रजा से कर वसूल करते थे। जब करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, करेंसी का इजाद नहीं हुआ था, या करेंसी नहीं थी, तब क्या होता था? एक दूसरे से वस्तुओं का व्यापार होता था। वस्तुओं के बदले, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। जैसे जो किसान होता था वो फसल उगाता था, तो वो क्या करता था? जो कपड़ा बनाने वाले जुलाए हैं उनसे अगर उनको कपड़ा चाहिए तो कपड़े के बदले में क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था। तो उस जमाने में भी जमींदार या जो राजा होते थे वो क्या करते थे? किसानों से फसल का एक हिस्सा किस रूप में लेते थे? कर के रूप में लेते थे। अच्छा, आपको लगान पिक्चर याद होगी। लगान में आमिर खान ने लगान बचाने के लिए क्रिकेट मैच जीता था।
तो ये लगान क्या था? लगान भी कर का ही एक रूप है। तो ये सरकार द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला क्या है? जबरन वसूली है। ये तो हो गया कर, टैक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कर जो है, टैक्स कितने तरह के होते हैं? टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में इन्हें बोला जाता है प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष कर। तो इनके नाम से ही इसका डेफिनेशन इसकी स्पष्ट हो रही है, क्लियर हो रही है। कैसे? प्रत्यक्ष कर, कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वो है जो पेड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू द एंटाइटी दैट इम्पोज्ड इट। माने कि प्रत्यक्ष कर वो कर है जो सीधे करदाता पर लगाया जाता है ना, टैक्स पेयर द्वारा टैक्स पे किया जाता है। यह वो कर है जिसे कोई भी व्यक्ति या संस्था, संगठन सीधे उस इकाई को भुगतान करता है, उसको पेमेंट करता है जिसने उसे लगाया है। जैसे राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति पर कर लगाया है तो वो व्यक्ति ही उस राज्य सरकार को पे करेगा, उस कर को वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि उस कर का जो बर्डन है ना, बर्डन है जिस पे लगाया जाता है, उसी पर ही, उसी को ही पे करना होता है ना, सीधा उसको बर्डन उसी को ही वहन करना होता है जिस पर वो लगाया जाता है। अच्छा, इस टैक्स की कैटेगरी में कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे मेरी जितनी इनकम है, अगर वो टैक्स की रेंज में आ गई तो वो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। मैं इसे और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है अप्रत्यक्ष। ये कर वो कर, ये टैक्स वो है जो सीधे ही टैक्स पेयर पर नहीं लगाया जाता, करदाताओं पर सीधे नहीं लगाया जाता, और न ही करदाताओं द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है। जैसे क्या बोला जाएगा? विच इज नॉट डायरेक्टली लेविड ऑन द टैक्स पेयर, जो कि करदाताओं पर सीधे नहीं लगाया जाता है। तो ये इसमें कौन से टैक्स आते हैं? एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, और भी कई तरह के टैक्स हैं। वो किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष कर पर आते हैं। जैसे इसको आगे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे एक बिजनेस द्वारा माल बेचा गया और उस बेचे गए माल पर टैक्स लेके वो किसको पे किया जाता है? गवर्नमेंट को उस टैक्स का भुगतान किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। पे तो किसके द्वारा किया जा रहा है? कस्टमर द्वारा पे किया जा रहा है। और कलेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? बिजनेसमैन द्वारा कलेक्ट करके, और किसको भुगतान किया जा रहा है? इसको, इसका गवर्नमेंट को भुगतान किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने किस पे लगाया है? कस्टमर पे। कस्टमर पे कर रहा है, लेकिन इसे कलेक्ट कौन कर रहा है? बीच में जो बिजनेसमैन यानी जो सेलर है, वो इस टैक्स को कलेक्ट करके किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जो अब आते हैं जीएसटी पर। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम अभी उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे 11th के कोर्स में जरूरी है। ज़्यादा समझ, ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा डीप में जाने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम जानेंगे जीएसटी क्या है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। इनपुट आउटपुट जीएसटी के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। जीएसटी के कौन कौन से स्लैब्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये तारीख जानना जरूरी है, 1 जुलाई 2017। प्रेजेंट में जो जीएसटी का फॉर्मेट प्रचलित है, जो जीएसटी लागू है देश में, वो कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। 30 जून और 1 जुलाई 2017 के बीच में मिडनाइट 12 बजे जो ये जीएसटी है, वो वर्तमान जीएसटी का प्रारूप लागू किया गया। तो ये जो दिन है वो किसके रूप में मनाया जाता है? जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जीएसटी के लागू होने से पहले से चले आ रहे 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया गया? खत्म किया गया। उसमें कौन कौन से आते हैं? मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 17 तरह के जो टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको खत्म करके क्या व्यवस्था लागू की गई? जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई।
कौन कौन से टैक्सेस आते हैं उसमें? सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉटरी टैक्स और भी कई तरह के टैक्सेस हैं। उन सभी तरह के टैक्सेस की जगह क्या लागू किया गया? जीएसटी लागू किया गया। ये एक इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है। जीएसटी को क्या माना जाता है? इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन मैनी कंट्रीज। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो किस पे लगाया जाता है? घरेलू उपभोग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। और ये प्रणाली हमारे देश में ही नहीं, कई देशों में लागू है। ये किस पे लगाया जाता है? डोमेस्टिक कंजप्शन में आने वाली कई चीजों और सेवाओं पर लगाया जाता है, जैसे आटा, चीनी, शुगर, बटर, और दो चीजों को छोड़कर पेट्रोलियम और लिकर जो है, पेट्रोलियम और अल्कोहल जो चीजें हैं, अल्कोहलिक चीजें हैं, उनको छोड़कर कई तरह के डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या लगाया जाता है? जीएसटी लगाया जाता है। अच्छा, जीएसटी इज द टैक्स पेड बाय द कस्टमर्स एंड रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेसेस सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ में आया? जीएसटी वो टैक्स है जो पे किसके द्वारा किया जाता है? पे तो कस्टमर द्वारा किया जाता है, यानी इसका बर्डन किस पे पड़ता है? कस्टमर पे पड़ता है। लेकिन इसका भुगतान किसके? कलेक्ट कौन करता है? बिजनेसमैन कलेक्ट करके जब वो चीजों को बेचता है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जाती है, उस टाइम बिजनेसेस द्वारा कलेक्ट करके किसको भुगतान किया जाता है? गवर्नमेंट को भुगतान किया जाता है। ठीक है, इसका सर्किल क्या है? गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स, पे किसने किया? कस्टमर ने। इसका आखिरी बर्डन किस पे पड़ा? कस्टमर पे। और लेकिन कलेक्ट कौन करता है? बिजनेस इसको कलेक्ट करके, और पे किसको करता है? गवर्नमेंट को। मान लीजिए कोई 100 रुपीज की चीज है, उस पर 18% टैक्स है, जीएसटी है, तो वो चीज कितने की पड़ेगी कस्टमर को? 118 में। यानी उसने क्या पे किया? 100 रुपीज तो उस चीज का पे किया, और 18% क्या पे किया? जीएसटी पे किया। तो ये 118 रुपीज किसने कलेक्ट किया? बिजनेस ने। अच्छा, ये 100 रुपीज तो अपने पास रखेगा, है ना, जो इसने सामान बेचा है, 100 रुपीज ये अपने पास रखे, और 18 रुपीज किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ये हो गया जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने लगाया तो कस्टमर पे, है ना, लेकिन बीच में कलेक्ट करके किसने दिया? बिजनेसमैन ने कलेक्ट करके इसको गवर्नमेंट को भुगतान। तो जो जीएसटी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको ब्रीफ में जरूर बताना चाहूंगी फॉर योर नॉलेज। तो पहले तो ये देखेंगे कि फादर ऑफ जीएसटी किसको बोला जाता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसका जनक माना जाता है। जीएसटी का फादर ऑफ जीएसटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ये एम्पावर कमेटी गठित की थी राज्यों के वित्त मंत्रियों की, और ये प्रस्ताव रखा था कि देश में जीएसटी की प्रणाली को लागू किया जाए। सबसे पहला विचार उन्होंने रखा। उसके बाद है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्री अमिताभ बच्चन जी को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है। पहला देश कौन सा है जहां पे जीएसटी की प्रणाली को लागू किया गया? 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। अच्छा, इंडिया में कौन सा पहला स्टेट है जिसने जीएसटी को प्रणाली को लागू किया? तो आसाम ने 2016 में जीएसटी की प्रणाली को लागू किया था। इसके बाद हम जीएसटी की हिस्ट्री में कुछ ऐसे ईयर्स को जान लेना चाहेंगे जिन स्टेप्स को पार करके जीएसटी की वर्तमान प्रणाली को लागू किया गया है। तो उसमें सबसे पहले सन 2004 में 2004 में श्री विजय केलकर जी ने वित्त मंत्रालय को एक सुझाया कि जीएसटी की प्रणाली को लागू करने के बारे में सुझाया, और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया विजय केलकर जी की अध्यक्षता में, है ना, जिसने ये सुझाया कि जीएसटी की प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
उसके बाद सन 2006-7 2006 एंड 7 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने अपने बजट भाषण में, बजट स्पीच में कहा कि 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी की प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद 2009 में एक एम्पावर कमेटी जो 2000 में बनाई गई थी, उसने सदन में पहला डिस्कशन पेपर, पहला मसौदा जो है, पहला फॉर्मेट तैयार करके कहाँ रखा, लोकसभा में रखा, पार्लियामेंट में रखा। इसके बाद 2010 में जो प्रेसिडेंट थे, तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने कहा कि अब जीएसटी को क्योंकि डिले हो गया है तो 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से लागू न करके कब लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2011 से लागू किया जाएगा। मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जीएसटी को लागू करने में 1 साल का डिले हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 2011 में जीएसटी बिल पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा में रखा गया, लेकिन लोकसभा में यह सुझाव दिया गया, विपक्ष द्वारा कहा गया कि इसकी जांच किससे कराई जाए, एक स्टैंडिंग कमेटी से इसकी जांच कराई जाए। तो ये बिल कहाँ भेजा गया, एक स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी गठित करके ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। इस बिल को 2011 को स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया था, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था एग्जामिनेशन के लिए। तो 2013 में यानी 2013 में उस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी जीएसटी के बारे में रिपोर्ट पेश की। अच्छा, लेकिन 2014 को क्योंकि उस लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ये बिल भी जो क्या हो गया, ये भी लैप्स हो गया। तो ये बिल क्या हो गया, उस टाइम लागू, जीएसटी प्रणाली उस टाइम लागू नहीं हो पाई। फिर नए सिरे से 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट इस कार्यकाल सत्ता में आई तो तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने इस बिल को कब कहाँ रखा, सदन में, लोकसभा में पेश किया। तो 2000 इसके बाद पक्ष विपक्ष में ये सब जो पॉलिटिकल काफ़ी वो होने के बाद, पॉलिटिकल स्टेजेस क्रॉस करने के बाद 2016 में ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। कोई भी बिल जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना होता है या कोई बिल पास करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में उनके मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ फिक्स परसेंटेज के हिसाब से पास होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी उस पर क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, कंसेंट दी जाती है। तो 2016 में प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्रपति जी ने भी इसे अपनी सहमति दे दी। तो ये बिल क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशन बिल होने के बाद जुलाई 2017 से जो अभी की जीएसटी प्रणाली चल रही है वो बिल क्या हो गया, पास हो। तो ये डेट क्या है, इंडियन इकोनॉमी में एक रिवॉल्यूशनरी डेट मानी जाती है। आइए अब जानते हैं जीएसटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, सप्लाई इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर जीएसटी। जीएसटी के लिए सप्लाई क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों, कैसे, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। ये क्या है, टैक्सेबल इवेंट है फॉर चार्जिंग जीएसटी। माना जैसे ही गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी ऐसे ही तब क्या होता है, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाती है, जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। The liability to pay arises at the time of supply of goods and services। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होते ही क्या हो जाता है, जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। ठीक है ना, लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाती है जीएसटी पे करने की, कब, जैसे ही माल या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। अच्छा, लेकिन जीएसटी पे कौन करता है, कब पे की जाती है, तो जीएसटी पे करने के लिए टैक्सेबल पर्सन कौन है, कौन पे करेगा जीएसटी, तो ऐसा पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इन ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटी, है ना। जीएसटी किस पे चार्ज, तो गवर्नमेंट किस पे चार्ज करेगी, ऐसे तो हर गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है, लेकिन उस कंज्यूमर से कलेक्ट कौन करेगा, जीएसटी रिटर्न कौन भरेगा, तो उसके लिए टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो कि किसी भी ट्रेड या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कोई भी व्यापार या व्यापारिक गतिविधि में जो
लिप्त पाया जाता है। जो कोई भी व्यापार करने वाला व्यक्ति क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन होता है जीएसटी के अंदर। लेकिन उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं। क्या नॉर्म्स हैं? जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो उस कंडीशन में ईयरली टर्न ओवर मोर देन 40 लैक्स, यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस है, उसका ईयरली टर्नओवर कम से कम कितना होना चाहिए? 40 लाख का होना चाहिए। किस कंडीशन में? अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, यानी माल बेचता खरीदता है। तो जो व्यापारी है उसका टर्नओवर यानी बिक्री, माल की सेल्स, नॉट प्रॉफिट, मतलब उसका पर ईयर हर साल कितना माल बिक जाना चाहिए? 40 लाख का उसका टर्नओवर होना चाहिए, 40 लाख की उसकी कम से कम सेल होनी चाहिए। और जैसे ही 40 लाख की सेल होती है उसकी सालाना, तो वो क्या हो जाता है? जीएसटी पेयर हो जाता है, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, उसमें ये लिमिट कितनी है? 20 लैक्स की, यानी कि उन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में जो बिजनेसमैन है उसका ईयरली टर्नओवर कितना होना चाहिए? 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट कौन से हैं? इनमें आता है आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ पहाड़ी जो राज्य हैं, इनमें क्या है, जो लिमिट है सप्लाई ऑफ गुड्स की, जो टर्नओवर की लिमिट है वो कितनी रखी गई है? 20 लाख रखी गई है। यानी अगर वो बिजनेसमैन का ईयरली टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होता है तो ही वो क्या करता है, तो ही वो बिजनेसमैन जीएसटी पे करने के लिए क्या होता है? लायबल होता है। अच्छा, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, यानी कोई हॉस्पिटल्स हैं या कोई होटल्स हैं, ये क्या करते हैं? सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। कुरियर सर्विस है, कुरियर कंपनी है, ये क्या करते हैं? माल नहीं बेचते, ये क्या करते हैं? सर्विस पे करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। पेटीएम कंपनी है, और आजकल तो ये स्विगी, जोमेटो, ये क्या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो इनका मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए सालाना? ईयरली टर्नओवर इनका होना चाहिए मोर देन 20 लाख रुपीस, है ना। तो ही ये क्या करेंगे? जीएसटी पे करने के लिए एलिजिबल, रेस्पॉन्सिबल होंगे, नॉट एलिजिबल, रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन वही बात हो जाती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट्स कितनी है? 10 लाख रुपए, यानी कि इनकी ईयरली अगर ये टर्नओवर सर्विस प्रोवाइड करने से इनको 10 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका टर्नओवर 10 लाख होता है, तो ये जीएसटी पे करने के लिए क्या हो जाते हैं? रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीएसटी के बारे में। एक बात और है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन जीएसटी लागू होने से पहले किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, टैक्सेशन के किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो वो भी जीएसटी पे करने के लिए क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब पहले से चले आ रहे किसी लॉ के अंदर वो टैक्स रिटर्न भर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो भी जीएसटी पे करने के लिए क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा। जीएसटी के नॉर्म्स के अंतर्गत तो वो बिजनेसमैन भी आए। अब देखते हैं कि इंडिया में जीएसटी की रेट्स के स्लैब्स क्या हैं, मतलब किस किस चीज़ पे कितनी कितनी जीएसटी लगती है, उसके स्लैब्स क्या हैं, ठीक है ना। किन किन दरों से किन किन चीज़ों पर जीएसटी टैक्स लगता है, पेबल है। तो जीएसटी स्लैब्स इंडिया में जो जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई थी, उसने 1300 गुड्स, 1300 गुड्स एंड 500 सर्विसेज पर टैक्स की जो रेट डिसाइड करी, उसके कितने स्लैब बनाए? 5 स्लैब बनाए, है ना। 5 स्लैब डिसाइड करी थी। तो इन 1300 गुड्स और 500 सर्विसेज की लिस्ट तो बता पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। मेन जो चीज़ें हैं उनके स्लैब, और वो मेन उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है 0%, मतलब ऐसे कौन कौन से आइटम है जिन पे बिल्कुल जीएसटी पेबल नहीं है। तो उसमें क्या आता है? फ्रेश एंड ड्राई वेजिटेबल्स, फ्रेश मिल्क, एग्स, फ्लोर, आटा यानी नमक, ये सब किस में आते हैं? एग्रीकल्चर सर्विसेज, लेबर सप्लाई फॉर फार्म्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये किस में आते हैं? 0% जीएसटी में आते हैं, है ना। 0% जीएसटी स्लैब में आते हैं। सेकेंड स्लैब है 5%। 5% स्लैब में कौन कौन सी चीज़ें आती है? शुगर, टी, स्पाइसेस, ऑयल, फर्टिलाइजर, है ना।
चाय, चीनी, मसाले, तेल और जो फर्टिलाइजर्स हैं जो खेती में काम आते हैं उन पे कितना परसेंट लगता है जीएसटी? 5% जीएसटी लगता है। थर्ड है 12% जीएसटी सेल स्लैब। 12% जीएसटी किस पे लगता है? मेडिसिन पे, टूथपेस्ट पे, टूथ पाउडर पे। और जो क्लोथ्स हैं, पहले क्लोथ्स पे 5% जीएसटी था, उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 12% कर दिया गया। तो ये किसमें इन पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है? 12% जीएसटी लगता है। इसके बाद कौन सा स्लैब आता है? 18%, 18% स्लैब। ये किस किस पे लगता है? चॉकलेट्स, मिनरल वाटर्स, आइसक्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्लैब के, है ना। टोटल तो कितनी चीजें हैं? 1300 गुड्स और 1300 गुड्स एंड 500 सर्विसेज है जिनपे स्लैब डिसाइड किए गए, टैक्स की रेट्स डिसाइड की गई। इसके बाद लास्ट आता है 28%, है ना। 28% स्लैब में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऑटोमोबाइल है, कारें वगैरह हैं, जैसे है ना वो पान मसाला, 5 स्टार होटल सर्विसेज हैं, एसी रूम का किराया, इन पे कितने परसेंट जीएसटी लगता है? 28% जीएसटी। कहने का मतलब है कि जैसे 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 हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल जैसे जैसे अपग्रेड होती है, जैसे बढ़ता जाता है जीवन स्तर, इसी के साथ ही कंज्यूमर को टैक्स स्लैब भी उसका बढ़ता जाता है, टैक्स का, है ना। टैक्स की परसेंटेज बढ़ती जाती है। मतलब जरूरी चीजों पे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी चीजें हैं उन पे कोई टैक्स नहीं है। और जैसे हम विलासिता की ओर जाते हैं, विलासिता की चीजें परचेज करते हैं, उस पे क्या है? लग्जरी आइटम जैसे की बात आती है, उस पे कितना है? मैक्सिमम टैक्स पे करना पड़ता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी से पहले हमें एक बात दिमाग में रखनी होगी कि सप्लाई इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ जीएसटी। जीएसटी की लाइबिलिटी को असरटेन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए मेन फैक्टर क्या काम करता है? सप्लाई। वो किस तरह काम करता है उसको हम अभी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि जीएसटी कितने तरह की होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है सीजीएसटी, है ना। दूसरा है एसजीएसटी और थर्ड है आईजीएसटी। ये है जीएसटी के टाइप, जीएसटी के प्रकार। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड है आईजीएसटी। आईजीएसटी माना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये किस तरह से अप्लाई होते हैं उसको हम अभी देख लेते हैं। जीएसटी किस तरह से कवर करेगी, कैसे किस तरह से पे की जाएगी, वो डिपेंड करता है कि सप्लाई का जो मूवमेंट है वो कैसे हुआ है। सप्लाई का मूवमेंट दो तरह से होता है। एक तो होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, है ना, यानी कि एक ही स्टेट, इसको बोलते हैं विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, यानी एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटोरी के अंदर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की गई है। ठीक है। अच्छा, तो वहां क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पे या यूटीजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, जीएसटी पेयर को सीजीएसटी भी पे करना पड़ेगा और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पे करना पड़ेगा। स्टेट के अंदर है तो एसजीएसटी पे करना पड़ेगा और यूनियन टेरिटरी, सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो यूटीजीएसटी पे करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है? इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किस तरह से की गई है? वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी एक स्टेट से, एक राज्य से सप्लाई का मूवमेंट दूसरे राज्य या दूसरी यूनियन टेरिटरी में हुआ है तो क्या सब पे करना पड़ेगा? आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिजनेसमैन है एक्स,
और वाई है कंज्यूमर। बिजनेसमैन रहता है जयपुर में और कंज्यूमर है जोधपुर में, ठीक है। अब इस बिजनेसमैन एक्स ने वाई को 10,000 का गुड्स सप्लाई किया, ये दोनों सेम स्टेट के हैं। एक्स ने वाई को गुड्स सप्लाई किया 10,000 का, जो किसके अंदर आता है, 18% स्लैब के अंदर आता है। स्लैब हम देख चुके हैं कितने तरह के हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये जो माल इसने बेचा है वो कौन से स्लैब में आता है, 18% स्लैब में आता है। तो अब इस पे जीएसटी किस तरह से पे होगा, दो, अगर सेम स्टेट में सप्लाई है तो दो जीएसटी देना पड़ेगा, सीजीएसटी भी पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। 9% सीजीएसटी पे करना पड़ेगा 10,000 पे, कितना, 900, और 9% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा 900 10,000 पे। टोटल जीएसटी कितना पे होगा, 1800। अच्छा, अब हम ये तो हम जानते हैं कि जीएसटी कलेक्ट कौन करता है, बिजनेसमैन कलेक्ट करेगा, और पे कौन करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। और ये कलेक्ट करके बिजनेसमैन किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को रेमिट करता है जीएसटी। अच्छा, अब कंज्यूमर को पे कितना करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट 10,000 तो उस चीज के पे करने पड़ेंगे, और 1800 सॉरी जीएसटी पे करने पड़ेंगे। टोटल 11,800 किसको पे करने पड़ेंगे, कंज्यूमर को पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 10,000 बिजनेसमैन अपने पास रखेगा और 1800 पे करेगा जीएसटी किसको, गवर्नमेंट को। ये कौन पे करेगा, बिजनेसमैन एक्स पे करेगा। इसमें से 900 जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, एंड 900 जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर ये सेम टेरिटरी हो अगर ये जो मूवमेंट है एक टेरिटरी के अंदर होता है तो ये किस नाम से जाना जाएगा, यूटी जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। कहने का मतलब है सप्लाई का मूवमेंट एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो जितना टोटल जीएसटी चार्ज होगा उसका हाफ चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ % चला जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को। दूसरी सिचुएशन क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि बिजनेसमैन तो है जो सप्लायर है एक्स, वो तो कहाँ का है, जयपुर का, राजस्थान का, और इसने माल किसको सप्लाई किया है, वाई को, कंज्यूमर को, जो कि कहाँ का रहने वाला है, कानपुर का, यूपी का। तो ये कौन सा स्टेट हो गया, इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया। पहले के जयपुर और जोधपुर जो थे डिस्ट्रिक्ट वो एक ही स्टेट राजस्थान के थे। तो अब यहाँ पे जीएसटी कैसे अप्लाई होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, तो गुड्स सोल्ड कितने का है, वही 10,000, उसी 18% स्लैब में आता है। तो 18% 10,000 पे 18% 1800 किस नाम से चार्ज होंगे, आईजीएसटी चार्ज होगी। मतलब कंफ्यूजन अलग अलग स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स है उसको दूर करने के लिए क्या होता है, एक ही जीएसटी चार्ज होगा, किस नाम से, आईजीएसटी के नाम से, इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होगा। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 1800 किस नाम से पे किया जाएगा, आईजीएसटी के नाम से पे किया जाएगा। वही कंज्यूमर से तो कलेक्शन कितना किया जाएगा, 11,800, जिसमें से 10,000 बिजनेसमैन अपने पास रखेगा और 1800 पे करेगा जीएसटी, किस नाम से, आईजीएसटी के नाम से। क्लियर है। एक चीज यहाँ पे और समझनी जरूरी है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट जीएसटी, यानी कि when GST paid at the time of purchase of a good। इनपुट और आउटपुट जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेसमैन या जीएसटी पेयर के लिए है, कंज्यूमर के लिए नहीं है। बिजनेसमैन या जो ट्रेडर होता है उसी के लिए ही इनपुट जीएसटी भी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का डिफरेंस होता है। कंज्यूमर को तो टोटल जीएसटी पे करना है, किसको, बिजनेसमैन को। अब इस बिजनेसमैन के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो इनपुट जीएसटी क्या है, जब कोई भी बिजनेसमैन या ट्रेडर अपने बिजनेस के यूज के लिए कोई सामान खरीदता है तो उस टाइम जो जीएसटी पे करता है वो क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी कहलाता है। अच्छा, अब आ गया आउटपुट जीएसटी।
आउटपुट जीएसटी क्या है? बिजनेसमैन और ट्रेडर कलेक्ट्स द जीएसटी ड्यूरिंग द सेल। जब वही बिजनेसमैन अपने माल को बेचने के दौरान जो जीएसटी कलेक्ट करता है, कंज्यूमर से जो जीएसटी कलेक्ट करता है, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट जीएसटी कहलाता है। अच्छा, एक चीज ये है कि इनपुट जीएसटी इज क्लेम अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, मतलब इनपुट जीएसटी का जो एडजस्टमेंट है वो आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट किया जा सकता है। अब ये किस तरह से किया जाता है ये हम आगे जब जनरल एंट्री सीखेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जीएसटी को किस में पढ़ रहे हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की उसमें पढ़ रहे हैं, सीरीज में पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी जीएसटी का केवल इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। ये एडजस्टमेंट किस तरह से होता है और क्यों होता है, जब हम आगे जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद इसको सीखेंगे कि एडजस्टमेंट किस तरह से होता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इनपुट जीएसटी, जब बिजनेसमैन माल खरीदता है बिजनेस के यूज के लिए, तो जो जीएसटी पे करता है वो क्या कहलाता है? इनपुट जीएसटी। और जब माल को बेचता है तो कंज्यूमर से जो कलेक्ट करता है जीएसटी, वो क्या कहलाता है? आउटपुट जीएसटी। और इसका एडजस्टमेंट आउटपुट जीएसटी का इनपुट जीएसटी में किया जाता है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 10,000 का रॉ मटेरियल का परचेज किया है, कौन से स्लैब में? 12% स्लैब में परचेज किया है, तो इस पर इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 10,000 का 12%, 1200 क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी है ना, क्योंकि परचेज के टाइम पे जो बिजनेसमैन द्वारा पे किया जाता है जीएसटी, वो क्या कहलाता है? इनपुट जीएसटी कहलाता है। अब इसी माल को प्रोसेस करके उसने वो कितने का बेच रहा है? 20,000 का बेच रहा है ना। सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ये माल की वैल्यू क्या हो गई? 20,000 हो गई। अब इसको बेच रहा है ये 20,000 में बेच रहा है, और ये अब जो प्रोसेस्ड जो गुड्स है वो किस स्लैब में आ गया? 18% स्लैब में आ गया। तो अब इस पे कितना पे करना पड़ रहा है उसको? 30 कंज्यूमर से कितना कलेक्ट कर रहा है? 3,600 कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। तो अब ये इनपुट जीएसटी किससे एडजस्ट होगा? आउटपुट जीएसटी। यानी कि गवर्नमेंट को बिजनेसमैन को कितने पे करने हैं? ओनली 2,400 पे करने। एक चीज इसमें और बताना मैं चाहूंगी कि इनपुट जीएसटी क्या है? एसेट है, और आउटपुट जीएसटी ट्रेडर के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम जीएसटी का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में समझ रहे हैं, इसलिए इतना ही समझना काफी होगा। आगे इनपुट जीएसटी का एडजस्टमेंट आउटपुट जीएसटी में किस तरह से होगा, ये हम जब जनरल एंट्री सीखेंगे तब इसको सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़ी 2-4 टर्म्स बची हुई हैं, जैसे बैड डेट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, एंट्रीज, वो क्या होती हैं वो समझाऊंगी। इसके साथ इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।